कन्विंसिंग लगी एज कंपेयर टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल इज वैलिड, पहले तो बात हम समझते हैं, दिस इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन, दिस इज वैलिड फॉर द हाइड्रोजन। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक आपके पास एटम्स, द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आपके पास जो एटम्स है, एक तो ये हमारे पास उसके लिए वैलिड था। और ये हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड था। तो हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर चुके होते हो, लेकिन फिर भी बच्चा हम इसके पोस्टुलेट समझते हैं। तो वी हैव पोस्टुलेट नंबर 1। सो सबसे पहला पोस्टुलेट हमारे पास हमें क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात कहता है पोस्टुलेट। ये हमारे पास ये कहता है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, या हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के आसपास बच्चा हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चे, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स provided by centripetal force provided by the centripetal force which is provided by the आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, the इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, the इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमको मिलती है, हम उस पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारे पास ये अगर आपके लिए एटम है और हमारे पास इसके ठीक बीचों बीच पॉजिटिवली चार्ज आपके पास एक न्यूक्लियस है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग। और ये रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ, हमारे पास सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नाउ वी कैन राइट डाउन, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ई स्क्वायर, जिसमें से एक चार्ज किसका है, आपके पास इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा चार्ज किसका है, न्यूक्लियस का। तो हमारे पास डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। So mv square upon r. Now mv square upon r, ये हमारे पास क्या आ गई, सबसे पहले बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके क्या आ जाएगी बच्चे, अजम्पशन या पोस्टुलेट बच्चे। सो हमारे पास यहाँ पर m किसका मास है, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। v क्या है, तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, और इस ई स्क्वायर में से एक ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ई हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे आपके पास सिंगल चार्ज ई क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन 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 एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है औशिन, अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर हम सेकेंड पोस्टुलेट, हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट क्या बोल देता है, सो वी हैव द सेकंड पोस्टुलेट। सो हमारे पास यहाँ पर पोस्टुलेट नंबर 2, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये बच्चे हम बात हमारे लिए बात करता है बच्चे नॉन रेडिएटिव आपके पास ऑर्बिट की। ये कहता है बच्चा हमारे पास ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ये बच्चा हमारे पास रिवॉल्व करते हैं इन द नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट, इन द नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट, इन द नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट। हमारे पास जो कि नॉन रेडिएटिव ऑर्बिट है, इसमें से कोई रेडिएशन नहीं निकलती है बच्चे, इन विच, जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम, इन विच द एंगुलर मोमेंटम, आपका जो एंगुलर मोमेंटम है, the angular momentum is integral multiple of, the angular momentum is integral multiple of, ये हमारे पास किसका मल्टीपल है, this is integral multiple of the आपके पास h upon 2 pi। so this is h divided by बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 pi।
सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, h अपॉन आपके पास यहाँ पर 2 पाई। दिस इज h अपॉन आपके पास क्या आ गया 2 पाई। अब चले आगे चलते हैं। आगे इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एम वी इंटू आर, एंड दिस इज इक्वल टू एन एच अपॉन बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई। सो वी हैव एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई, जहां पर n आपके पास कहां से शुरू होगा, वेयर n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये चीज हमें पता है, बिल्कुल हमें पता, ऑलरेडी हमें पता है। सो हमारे पास तीसरा पोस्टुलेट किसके बारे में बात करता है, एनर्जी ट्रांजिशन की, या एमिशन और द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी। पोस्टुलेट नंबर 3, पोस्टुलेट नंबर 3 बोहर ने ये बनाया, उसने बोला कि व्हेनेवर, जब भी हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट चलता है, ट्रांजिट चलता है, whenever an electron transit, जब भी एक इलेक्ट्रॉन चलता है from higher to lower orbit, from higher मतलब कि ऊपर वाले से to the lower orbit, to the lower orbit, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाता है lower orbit, then बच्चा हमारे पास क्या आता है, a photon with the energy, a photon with the energy, a photon with the energy equal to energy difference, with the energy आपके पास equal to energy difference, equal to energy difference between the two levels is emitted, between the two levels is emitted, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या कर जाता है, एमिट कर जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कहने का मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीज आ जाएगी, वी कैन राइट डाउन कि मेरे पास जब भी ये एक आपके पास हायर ऑर्बिट है और ये हमारे पास एक लोअर ऑर्बिट है, नाउ दिस इज द एनर्जी हायर ऑर्बिट, दिस इज द एनर्जी लोअर ऑर्बिट। तो हमारे पास नितिका एक हायर एनर्जी ऑर्बिट है और जैसे एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, और हमारे पास जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ की तरफ को जाता है, नीचे की तरफ को जाकर गिरता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक फोटोन लिबरेट होता है, और इसकी एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी है एच म्यू, या फिर बच्चा हमारे पास एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो हमारे पास एच सी बाई लैम्डा ये हमारे पास दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर होगी। सो वी कैन राइट डाउन ई एच माइनस ई एल इज इक्वल टू एच म्यू, या फिर बच्चा हमारे पास एच सी बाई लैम्डा, और या फिर बच्चा हमारे पास 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो इससे मुझे यहाँ पर क्या पता लग जाता है आपके पास कि इस दोनों एनर्जीज के लेवल के डिफरेंस से हमारे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज हुई, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज हुई, और इन चीजों से हमारे को कोई न्यूमेरिकल अगर आता भी है बड़ा फंडामेंटली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले तो बात इस पे न्यूमेरिकल आएगा कैसे, न्यूमेरिकल हमारे पास इसमें से आता है बड़े सिंपल तरीके पे बेस्ड। कैसे, ये आप ये बता दीजिए, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, तो आप बताओ कि हमारे पास यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कितने अमाउंट की एनर्जी का आपके पास, या कितने अमाउंट का जो आपके पास फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है, या फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, या फोटोन की वेवलेंथ क्या है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोई बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं बच्चे, हमारे पास बहुत आसान चीज है, बहुत प्यारी चीज है जिसको आप लगा सकते हो बच्चे, यहाँ पर आप कहीं पर भी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे पास जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आते तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या आता है, फोकस करते हैं।
तो मेरे पास अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है, और वो फोकस करना बच्चा हमारे पास सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं बच्चे द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। सो द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, यानी कि बच्चे हमें nth ऑर्बिट के रेडियस को बताना। बच्चे हमारे पास आपके रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को क्या करना है बच्चे, आपको बताना बच्चे हमारे पास, यस और नो। अगर मुझे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बताना बच्चा आपके पास, तो देखिए कैसे पता लगेगा। मेरे पास यहाँ पर m v स्क्वेयर अपॉन r, और यहाँ पर मेरे पास ये किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके पास e स्क्वायर इनटू r का स्क्वायर। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, v की, ये वेलोसिटी ऑफ क्या आ गया, nth ऑर्बिट, तो फंस जाएगा मामला। तो कैसे निकलते हैं बच्चे, जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा जोड़ तोड़ के देखें, तो ये तो हुआ पहला पोस्टुलेट, इसमें से एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है, वो बोलता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन किसके बराबर होता है, 2 पाई। ठीक है, तो ये चीज आ गई, जहां पर यही है n, ये वाला नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब हम क्या करते हैं, जरा समझिए बच्चे, अब हम क्या करते हैं कि यहां से अगर मैं किसी तरीके से mv को एलिमिनेट कर पाया तो मेरा शायद काम बच जाए, क्यों, लेकिन यहाँ पर भी एक कार बच रहा है। तो या फिर यहाँ से mv को, मतलब कि कुछ ऐसी जोड़ तोड़ की चीज करें हम, सोचो ना बच्चे, कि हम ऐसा कोई जोड़ तोड़ करें कि मेरे पास सिर्फ क्या बच जाए, आपके पास r। तो देखते हैं कैसे बच सकता है। तो सेकेंड को क्यों ना मैं यहाँ पर स्क्वेयर कर देता हूँ, तो m स्क्वेयर v स्क्वेयर into r square is equal to n square into h square upon 4 पाई का स्क्वायर। ठीक, जोड़ तोड़ करनी है। अब यहां से मैं एक m और एक r स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूं, तो क्या बच जाएगा, mv स्क्वायर, एंड दिस इज n स्क्वायर h स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, 4 पाई का स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। अब ये mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो mr स्क्वायर इनटू ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई आपके पास स्क्वेयर, और आपके पास ये आ गया r, एंड दिस इज n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन 4 पाई का स्क्वेयर। लो जी, 4 से एक 4 कैंसिल, पाई से ये एक पाई कैंसिल है ना, तो वो तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी निकल जाएंगे, और ये r से पूरा r क्या हो गया, कैंसिल, बच गया एक r, और ये हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास क्या आ गया, m, और ये बच्चा आपके पास पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ पा रहे हो, और एक ई स्क्वायर आपके पास आ गया नीचे। होप सो के बच्चे इस बात को समझ पा रहे हो। और फिर प्रॉब्लम ये आती, क्या मुझे इतनी लंबी चौड़ी चीजें यूज करनी, नहीं, आप अगर इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालोगे तो 0.5 के आसपास आ जाती है। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, अब देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा। एक कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर है, दिस इज n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.503 आपके पास एंगस्ट्रॉम। ये बात अब आपको याद रखनी है, पूरा ऊपर वाला याद रखो ना रखो। अब अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं ऊपर वाला भूल गया, अरे भूल गए कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज नहीं भूलनी। और दूसरी बात, यहाँ पे रेडियस ऑफ एन था, राघव बोल बेटा। सर हमें डायरेक्टली यूज करते थे स्कूल में। हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर डायरेक्टली, कोई ऐसी दिक्कत कोई आफत नहीं आ रही। मैं तभी तो बोला कि टीचर आपको इसकी डेरिवेशन पूछेगा नहीं, तो मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकता, अरे मैं तो लिखूंगा, लिख सकता हूँ, और आप भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मैं तो सिर्फ आपको डिराइव करके बता रहा था। और या फिर आपके पास टीचर बोलता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और नंबर ऑफ ऑर्बिट के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आपके पास ग्राफ क्या बन जाएगा बच्चे, ऐसा पैराबोलिक। तो आपके पास ग्राफ क्या बन जाएगा, पैराबोलिक, है ना, और n स्क्वायर पे आएगा तो ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो इससे क्या पता लगता है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे आती है बच्चे, 1:4 है ना, यही होगी। और फिर बच्चा हमारे पास 9:16 एंड आपके पास वो बच्चा हमारे पास इस रेशो के अंदर
बटी हुई होती है। हमारे पास ये इस तरीके से आपके इस रेशियो के अंदर बटी है, तो पहला तो चीज आ गई। दूसरा रेडियस आ गया। जब मेरे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आता है तो फिर सेकंड बच्चा हमारे पास आ जाती है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। सो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the velocity of the electron in the nth orbit, the velocity of the electron in the nth orbit, the velocity of the electron in the nth orbit। यानी nth ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे? तो मेरे पास है mvr इज इक्वल टू किसके बराबर है? nh अपॉन 2 पाई। तो मैं अब r की वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकल जाती है। ये हमारे पास देखते हैं बच्चे, हमारे पास तो v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, और बच्चा हमारे पास m इंटू आपके पास कितना आ जाएगा r, और जो r है वो बच्चा हमारे पास खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे। तो पूरा सॉल्व करके क्या आएगा ध्यान से समझना, वेयर दिस v इज c डिवाइडेड बाय 137 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बच्चा हमारे पास n, इसको याद रख ले। तो सी क्या है? अगेन मेरे पास सी यहाँ पर आपके पास आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना मीटर पर सेकेंड। मेरे पास यहाँ पर सी डिवाइडेड बाय 137 का एक और नाम है, दिस इज नोन एज टू बी दी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। दिस इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और इसी वजह से इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ दी आपके पास ऑर्बिट है, तो v और n हमारे पास इसके बीच का ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा। तो v और n के बीच का ग्राफ हमारे पास हाइपरबॉलिक बन जाएगा, हाइपरबॉलिक बन जाएगा। और वेलोसिटी के रेशो 1:1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 एंड सो ऑन। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसके बाद बच्चे हमारे पास, क्योंकि जब मुझे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट है तो मोमेंटम भी मिल जाएगा, वेवलेंथ भी आ जाएगी। वेवलेंथ कैसे हो जाती है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो ऐसा करके मेरे पास वेवलेंथ भी पता लग जाएगी कि वो कैसे आपके पास जिसको ये बोलो बच्चा हमारे पास कि इफ यू से दैट कि मुझे टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्या वो भी पता? हाँ जी, आई कैन फाइंड इट आउट। तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब अगर टीचर मुझे यहाँ पर बोले द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन to complete revolution in nth orbit to complete the orbit in the nth आपके पास क्या आ जाती है? in the nth orbit। अब खास बात यह है कि इसके बाद आपको ज्यादा वैल्यूज की जरूरत नहीं, आप सिंपल n पे चल सकते हो। तो टाइम इज गिवन बाय 2πr अपॉन v, ये n स्क्वायर पे डिपेंड करता है और ये 1/n पे। तो टाइम इन द nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। गॉट माय पॉइंट? n क्यूब। मेरे पॉइंट को दिमाग में रखना, n क्यूब, पॉइंट को दिमाग में रखना, n क्यूब। और इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 टाइम ज्यादा लगेगा, फिर बच्चे 27 ज्यादा टाइम, एंड देन बच्चा हमारे पास 64, एंड दिस गोज ऑन। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, बच्चा बोलता है कि सर और क्या निकाल? करंट निकाल लीजिए। करंट अब आपके पास कैसे आएगा? हमारे पास द करंट, अब मैं सीधा सिंबॉलिकली लिखता हूं, दिस इज द करंट इन nth ऑर्बिट। तो चार्ज अपॉन टाइम, टाइम खुद n क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, खुद n क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट आपके पास किस पे डिपेंड करेगा? 1 अपॉन n क्यूब के ऊपर।
क्लियर। फिर बच्चा बोलता है सर और क्या अब आप खुद सोचते चलो, अच्छा सर और क्या निकल सकता है, अच्छा करंट भी आ गया, अच्छा करंट आ गया, करंट के साथ साथ अब और क्या निकल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इन nth ऑर्बिट। देखिए मैं तो बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूँ। अब जैसे टीचर बोलते कि भैया मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, करंट इनटू एरिया, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। करंट इनटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, वो बच्चे किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है आपके पास, वो डिपेंड करता है एन स्क्वायर पे, और ये डिपेंड कर रहा है 1/n³ पे। तो बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं, टीचर तुम्हें ये बोल दे, सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द nth ऑर्बिट, तो करंट ऑफ द nth ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ nth ऑर्बिट, तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n³ और एरिया पाई आर स्क्वायर, और आर किस पे डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास, n स्क्वायर पे, तो उसका भी स्क्वायर, तो बच्चा हमारे पास n की पावर क्या आ जाएगी, सो n की पावर मेरे पास 4, क्योंकि n स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बच्चे पता लगेगा ये किसके प्रोपोर्शनल है, n, ये बच्चा हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है बच्चे, या हमारे पास यहाँ पर n के प्रोपोर्शनल है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर n के प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भैया याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ऑर्बिट में किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाता है 2 × r, अब ये n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और ये बचे n³ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 5, ये तो हुआ इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड B है, तो नेक्स्ट में कितनी हो जाएगी 1/32, नेक्स्ट में कितनी हो जाएगी 1/80, आपके पास ये कितना आ जाता है 9, और आपके पास 81 × 3 243, तो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 243, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत सारी चीजें जो अभी तक आपने पढ़ी, करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, जो जो आप जोड़ सकते हो इसके अंदर से, सोच के देखो कि मैं क्या क्या चीजें इसमें से अच्छा टीचर बोल देगा एंगुलर वेलोसिटी निकाल दो, v = r ओमेगा, है ना, v = r ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट पता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पता है, उससे ओमेगा आ जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, बट इतनी चीज खासकर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, ये तो आपने याद कर ही लेनी, क्या मैग्नेटिक फील्ड n की पावर 5 के ऊपर, n की पावर 5 के ऊपर, n की पावर 5 के ऊपर डिपेंड करती है। चलते अब हम आगे, अब बच्चा हमारे पास अगर हम आगे चले तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फोकस करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं। बोहर ने जब ये पोस्टुलेट्स दिए बच्चे, तो एक चीज रहेगी, और वो थी बच्चे हमारे पास एनर्जी, तो हमारे पास फिर आ जाती है एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होती है, तो दिस इज 13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी हो, कोई भी होने का मतलब बच्चा, इसका मतलब क्या, कोई भी होने का मतलब बच्चा हमारे पास ये है कि हमारे पास जो आपकी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू किसी भी एटम के लिए, तो एटम का न्यूक्लियस क्या होता है Z नंबर से, तो ऊपर क्या आ जाता है Z², और नीचे डिवाइड बाई क्या आ जाता है n², तो अगर ये किसी भी एटम के लिए कोई भी हो, तो ऊपर Z² से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है हाइड्रोजन, और मेरे पास यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n², तो -27.2 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया n², और इस वजह से टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाइक बच्चे हमारे पास एटम्स, दिस इज गिवन बाय -13.6 divided by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज टोटल एनर्जी, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई टोटल एनर्जी। अब टीचर यहाँ पर मुझसे दो चीजें पूछेगा, नंबर 1
वन इज द आयनाइजेशन, आपके पास एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो पहली चीज टीचर मुझसे यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज द आयनाइजेशन, आपके पास पोटेंशियल। तो पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी यहां पर पढ़ लेते। आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या, सिंपल, आपके पास मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट, या आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज फर्स्ट ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 13.6, 13.6, बिल्कुल 13.6 है, पॉजिटिव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बेसिक आइडिया आयनाइजेशन एनर्जी का क्या आ जाता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द by the electron, by the electron to leave the to leave the to leave the to leave the आपके पास एटम परमानेंटली, to leave the atom and never return, और कभी भी वापस ना आए, and never return, और कभी भी बच्चा हमारे पास वापस ना आए। उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं बच्चे यहाँ पर, this minimum energy is known as to be the ionization energy, this is known as to be the ionization energy। हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चे, अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, सो व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज है, तो हम लिखते हैं, हर आगे बोलो सर आयनाइजेशन एनर्जी और सर वर्क फंक्शन फर्क क्या है? हाँ बेटा, सर आयनाइजेशन एनर्जी में और वर्क फंक्शन में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है बच्चे। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास हर एक इलेक्ट्रॉन की डिफाइंड होती है और हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है, और जो वर्क फंक्शन होता है वो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है और वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके सर। अब बच्चा हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, सिंपल, आपके टोटल एनर्जी का मॉड डिवाइडेड बाय ई कर दीजिए, तो वोल्टेज बचेगी और वही आयनाइजेशन पोटेंशियल, और हमारे पास वही आपके पास यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल है। नेक्स्ट वन इज द एक्साइटेशन या एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। तो हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पर बच्चे आप इतनी एनर्जी देते हो कि ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ चला जाए, ये लोअर ऑर्बिट से आपके पास कहां पर चला जाए, हायर ऑर्बिट की तरफ को चला जाए, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, दैट इज नोन एज टू बी द एक्साइटेशन आपके पास एनर्जी। तो ये बच्चा हमारे पास बन जाती है एक्साइटेशन, क्या बन जाती है बच्चे, एनर्जी। देखो समझो, मेरे पास टोटल एनर्जी ऑफ द लोअर ऑर्बिट, और मैं इसमें इतनी एनर्जी दूं कि यह बच्चा हमारे पास कहां पहुंच जाए, टोटल एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट की। तो ये बच्चा हमारे पास एनर्जी ई किसके बराबर आ जाएगी, सो टोटल एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, तो ये बच्चे 13.6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एंड 1 अपॉन नंबर ऑफ द ऑर्बिट लोअर का स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ बच्चा हमारे पास हायर का स्क्वायर, ये हमारे पास है। दिस इज नोन एज टू बी द एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है, आपके पास एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो हमारे पास बच्चे अब आपके पास ये एनर्जी आपके पास कितने के बराबर आ गई, ई के बराबर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस एनर्जी से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ भी आ सकती है, तो हमारे पास एक बारी याद रखना बच्चे, एक्साइटेशन एनर्जी पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, दिस सेम इलेक्ट्रॉन, जब ये सेम इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चे, फॉल्स, जो ऊपर जा चुका है, फॉल्स फ्रॉम द हायर ऑर्बिट, फ्रॉम द हायर ऑर्बिट, ये सेम इलेक्ट्रॉन बच्चे जब फॉल करता है फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टुवर्ड्स द लोअर ऑर्बिट,
टुवर्ड्स आपके पास यहाँ पर क्या है, लोअर ऑर्बिट, टुवर्ड्स द लोअर ऑर्बिट, नीचे वाले ऑर्बिट पे जाकर ये गिरता है। अगर ये बच्चा हमारे पास नीचे वाले पे जाकर गिरता है, द सेम एनर्जी, जो सेम एनर्जी है बच्चा आपके पास इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, is released in form of the radiation, in the form of the radiation, और रेडिएशन की फॉर्म के अंदर हमारे पास ये एनर्जी हमको वापस मिलती है, हमको रेडिएशन की फॉर्म के अंदर यही एनर्जी वापस मिलती है, बिल्कुल वापस मिलेगी जितनी एनर्जी मैंने दी थी। एंड दिस फॉर्म द स्पेक्टिकल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम, और इससे हमारे को जो हाइड्रोजन एटम है उसकी एक विजिबल सीरीज, सॉरी विजिबल मैं गलत बोल गया, हमारे पास वहां पर रेडिएशन के आपके पास क्या मिलेगी, एक सीरीज बच्चे मिलेगी, उसी का एक पार्ट विजिबल पार्ट भी होगा जो हमको नजर आएगा। तो ये क्या है, ये बच्चा हमारे पास +1 की केमिस्ट्री है, +1 की हमारे पास छोटी मोटी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल डिफरेंट होंगे इसके, बाकी कई जगहों पर आपको लगेगा कि सेम भी, लेकिन पूरी तरह से यह हमारे पास है क्या, यह हमारे पास यहाँ पर है सिंपल केमिस्ट्री जो आपने +1 के अंदर पढ़ी थी। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और एक्साइट होकर बच्चे अब वो डी एक्साइट होगा, और जब वो डी एक्साइट होगा तो क्या बनाएगा, वो हमारे पास एक सीरीज बनाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का क्या है, वी हैव द स्पेक्टिकल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम, द स्पेक्टिकल सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम, और ये सीरीज भी आप ऑलरेडी एक बार केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये आपके पास आगे दूसरी, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे तीसरी, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आगे फोर्थ, ये बच्चा हमारे पास है फिफ्थ, ये बच्चा हमारे पास है सिक्स्थ, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर है सेवंथ। मेरी बात समझ गई। तो ये बच्चा हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके 5 एंड दिस इज 6 और दिस इज 7। ये भी आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब देखो हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये बच्चा हमारे पास गिरता है पहले सेकंड से बच्चा हमारे पास कहाँ की तरफ को, फर्स्ट की तरफ, फिर थर्ड से बच्चा हमारे पास फर्स्ट की तरफ, या बच्चा हमारे पास फोर्थ से फर्स्ट की तरफ, या हमारे पास यहाँ से यहाँ की तरफ, या फिर आपके पास यहाँ से यहाँ की तरफ, और ये आपके पास यहाँ से इसको यहाँ पर, या फिर कई बार होता है बच्चे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिर रहा आपके पास यहाँ पर, ये गिरा, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड आपके पास यहाँ से गिरा, ये एक और बार गिर गया, या हमारे पास एक और, या फिर हमारे पास यहाँ, या फिर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गिर रहा, आपके पास थर्ड स्ट्रेट पे आ रहा, ऊपर से फॉल करके थर्ड पे आ रहा, या हमारे पास ऊपर से फॉल करके थर्ड पे आ रहा बच्चे। ये भी हो सकता है हमारे पास कि कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास फोर्थ ऑर्बिट की तरफ को आ रहा हो, तो ये हमारे पास फोर्थ, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ रहा हो, और ये भी हो सकता है हमारे पास कि कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास फिफ्थ ऑर्बिट पे आ रहा है फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट। ये जो लाइंस है ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के साथ साथ एमिशन ऑफ एनर्जी को भी बताती है। जो पहली सीरीज है दैट इज नोन एज टू बी द लाइमन सीरीज, यह अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। दूसरी सीरीज बच्चा हमारे पास क्या आ गई, बाल्मर, ये बच्चा हमारे पास बाल्मर, ये विजिबल में आती है, ये आपके पास विजिबल के अंदर आती है। इसके बाद बच्चा हमारे पास है विच इज पाशन, ये इंफ्रारेड में आती है, यह हमारे पास इंफ्रारेड में आती है। फिर हमारे पास है ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट बच्चा हमारे पास किसके अंदर आती है, ब्रैकेट बच्चा हमारे पास आती है इंफ्रारेड। और लास्ट है हमारे पास पी फंड, और पी फंड भी हमारे पास किस पे आती है, इंफ्रारेड के ऊपर। और पी फंड भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर किस पे आती है, इंफ्रारेड पे। तो क्या मुश्किल है इसमें से,
आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो ट्रांजिट करेगा, और जब ये ट्रांजिट करेगा नीचे के ऑर्बिट पे आकर रुकेगा ऊपर से नीचे, तो एक लाइन आपको ये छोड़ेगा। ये बच्चे को विजिबल या अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेड रीजन की कोई भी बच्चा हमारे पास एक रेडिएशन को आपकी तरफ एमिट करेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कि यह कौन से एक्साइटेड स्टेट से कौन से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है। आना तो सबने ग्राउंड स्टेट के आसपास है, लेकिन जब ये ऐसे मूव करता है बच्चे तो हमारे पास क्या निकलती है, ऐसी कुछ स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है। नेक्स्ट वेवलेंथ, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले टीचर आपको क्या बोलेगा, भैया आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है? तो पता है हमारे पास इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/λ इनटू आर, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट लोअर का स्क्वायर माइनस 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट बच्चा हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास हायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। सो 1/λ इज इक्वल टू आर 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट लोअर का स्क्वायर माइनस बच्चे हायर का स्क्वायर। अब है क्या, इसके जस्ट बाद बच्चे हमारे पास, हालांकि हमने न्यूमेरिकल नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, जस्ट इसके बाद बच्चे हमारे पास हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर है। तो हमारे पास यहाँ पर आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। बाद में इसकी वैल्यू वगैरह देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख ले, क्योंकि हमारे को इसके आप अगर देखेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर आपके पास इतने आसान और इतने बच्चे हमारे पास इतने सिंपल चैप्टर हैं, और इतने बच्चे आपको नंबर देने वाले चैप्टर कि आप भी हैरान हो जाओगे, यार इतने नंबर मेरे कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले कौन सी सीरीज है, हाँ राघव बोलो बच्चे। तो सर फिर इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं सर एग्जाम में सर? थोरेटिकल, थोरेटिकल अगर और जीएस न्यूमेरिकल में भी भी सर? आएंगे तो कंपैरिजन बेस्ड आएंगे। जब मैं आपको, जैसे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक में एक पूरा दिन लगाया था ना बच्चे आपके पास, कि पूरा एक दिन हमने यस लगाकर, सर। तो वैसे इसमें भी एक दिन लगाकर बच्चे पूरा न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देख के कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल मैं बैठा हूँ अभी करवाने के लिए, उसके आप टेंशन मत लो। पर आप ये देखो भाई कि कितना इजी है इस चैप्टर को या इन चीजों को हैंडल करना, कितना इजी। लेकिन हाँ ये जरूर है बेटा कि कहीं पर ऐसा ना हो कि क्वेश्चन जहां पर जो चीज इजी होती है वो उतनी कम मुश्किल में भी आपको कई बार जो है एक जो चीज जो बहुत आसान होती है वो ज्यादा मुश्किल में डालती है। हाँ है ना, क्योंकि आसान है ना, तो हम बोलते हैं अरे आसान है कोई बात नहीं कर लेंगे कर लेंगे। तो यस लाइमन सर। के लिए बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास NL1 के बराबर है, और NH आपके पास कहां से शुरू होगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन से। ये हमारे पास लाइमन है, या हमारे पास लाइमन है। तो हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 ये बच्चा आपके पास n का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, यहाँ पर सबसे, अब टीचर ये क्वेश्चन पूछेगा, देख बच्चे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी जब बच्चा हमारे पास NH की वैल्यू 2 होगी। तो ये बच्चा हमारे पास लॉन्गेस्ट आपके पास क्या हो जाएगी वेवलेंथ, और हमारे पास स्मॉलेस्ट आपके पास वेवलेंथ कौन सी हो जाएगी, जब बच्चा आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास इनफाइनाइट। ये टीचर रेशो पूछ सकता है। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वाली वेवलेंथ तब होगी जब इलेक्ट्रॉन बहुत पास से आएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत पास से आएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत पास से आएगा। तो और स्मॉलेस्ट कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंफिनिटी। तो हमारे पास ये तो होगी लाइमन, और ये अल्ट्रावायलेट में लाई करती है, इसके मेंबर्स होते हैं। अच्छा टीचर मेंबर पूछ सकता है, भाई थर्ड मेंबर बता दो। अब थर्ड मेंबर के लिए n की वैल्यू क्या लोगे, 4 लोगे, लोएस्ट तो फिक्स है। या फोर्थ मेंबर बता दो तो n इज इक्वल टू 5। यहाँ पर इसका लोअर ऑर्बिट फिक्स होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बाल्मर सीरीज, बाल्मर।
हमारे पास बाल्मर के लिए NL इज इक्वल टू 2 है और NH आपके पास कितने के बराबर है 3 4 5 एंड सो ऑन 3 4 5 एंड सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा R इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे टीचर अगर बोलता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस ट्रांजिशन की वजह से आएगी, तो जब n की वैल्यू आपके पास 3 होगी। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब आएगी बच्चा हमारे पास, जब n की वैल्यू मेरे पास इंफिनिटी हो जाए। इसी तरीके से इसमें भी मेंबर बनते हैं और सभी किस्में है बच्चा बोलता है सर सभी किस्में, तो सभी मेरे पास यहाँ पर एंगस्ट्रॉम के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का पक्का से ध्यान रखना, बिल्कुल 101% ध्यान रखना कि मेरे पास यहाँ पर ये चीज जो वैलिड होगी वो बच्चा हमारे पास एंगस्ट्रॉम के अंदर वेवलेंथ निकलेगी बाल्मर। इसी तरीके से लाइमर, बार्मर और फिर हमारे पास है पाश्चन। अब कहानी समझ में आने लगी कि मेरे पास पाश्चन के अंदर क्या होगा। तो पाश्चन के अंदर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। और मेरे पास n की वैल्यू कहां से शुरू होगी 4 5 6 एंड सो ऑन से। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 4 पे और बच्चे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इंफिनिटी से, बोलने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रैकेट। अगर बच्चा हम ब्रैकेट को देखें तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, n की वैल्यू बच्चे हमारे पास शुरू होगी 5 से 6 से 7 से एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट एरिया आपके पास n की वैल्यू 5 और बच्चे लॉन्गेस्ट के लिए n की वैल्यू 5 और स्मॉलेस्ट के लिए n की वैल्यू इंफिनिटी। तो पार्शियल ब्रैकेट और लास्ट है आपके पास यहाँ पर p फंड। तो हमारे पास यहाँ पर p फंड है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 5 का स्क्वायर एंड हमारे पास माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर और n की वैल्यू 6 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब यहां पर मेरे पास अगर ये चीज है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n इज इक्वल टू 6 पे और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। टीचर ने रेशो पूछ लेनी, टीचर ने आपके पास से रेशो पूछ लेनी कि आप बताओ बच्चे की कौन सी रेशो से क्या होगा, तो हम इससे रेशो का जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। थर्ड आपके पास दे दो, फोर्थ मेंबर दे दो, सिक्स्थ मेंबर दे दो, तो हम निकाल सकते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल था। अब बोहर एटॉमिक मॉडल ने जब ये बात की तो हमारे पास इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स नंबर वन ड्रॉबैक बच्चा हमारे पास था, ये एक्सप्लेन कर रहा था बच्चा हमारे पास ओनली हाइड्रोजन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये बच्चे एक्सप्लेन कर रहा था सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स को बच्चे। दूसरा ये बच्चा हमारे पास could not explain a relative intensities in line spectrum, relative intensities of line spectrum of the line spectrum। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और वही है कि फर्दर स्प्लिटिंग of the line spectrum इसको हम कौन से इफेक्ट बोलते हैं बच्चा आपके पास, द ज़ीमैन और द स्टार्क इफेक्ट, द ज़ीमैन और द स्टार्क इफेक्ट could not explained by Bohr atomic model, could not explained by the Bohr's atomic model।
तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को बच्चा हमारे पास ये चीज समझा नहीं पाई, ये चीज बिल्कुल भी समझा नहीं पाई। तो ये बच्चा हमारे पास था बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल बच्चा हमारे पास ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है बच्चे कि ताकि आपके आज, अब प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स है, इसकी प्रेजेंटेशन है। कुल मिलाकर 3 चैप्टर हैं बच्चे 12 नंबर के। 3 चैप्टर कौन कौन से? ड्यूअल नेचर, आपके पास एटॉमिक फिजिक्स और आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। ये तीनों 12 नंबर की आएगी। रफली स्पीकिंग टीचर किसी भी एक चीज को ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। हो सकता है कि टीचर इसमें से 2 नंबर का ही पूछे और 10 नंबर का आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक और इसमें से पूछे, क्योंकि इसमें पूछने लायक है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डेफिनेशन से भरा पड़ा है। बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर इतनी सिंपल सी चीजें हमारे पास गिवन। ठीक, तो बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो हमारे पास ये था आपके पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल। कल हम फिर वही काम करेंगे, कल इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हम देखेंगे, बाकी चीजें अब हम कल देखते हैं बच्चे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।